वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। नीना इतना रोई कि सो गई, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। अदिति और चंदन उसके साथ रहे, इस बात से दुखी थे कि वे इस पूरी प्रक्रिया में उसके साथ रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अदिति ने नीना के बालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा। वह बहुत डरी हुई लग रही है। चंदन ने नीना को खेद भरी नजरों से देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। अगर चुनाव उनका होता तो वे खुशी खुशी दोनों लड़कियों की देखभाल करते। हालांकि वे अपने दिल की गहराई में जानते थे कि वे नीना से कितना भी प्यार करें, उन्हें कोई हक नहीं था क्योंकि वे उसके असली माता पिता नहीं थे। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि जयश्री और नीना वैसे ही घुल मिल जाएंगी जैसे जयश्री और पायल बहुत अच्छे से मिल गए थे। भारी मन से अदिति और चंदन नीना के कमरे से बाहर निकले। लेकिन चंदन अपनी पत्नी को उनके कमरे तक ही ले गया और फिर उसे बताया कि उसे हेमंत से मिलना है। ऐसे समय में दोनों को हमेशा कुछ अकेले समय की जरूरत होती थी, इसलिए अदिति ने अपने पति को थोड़ी देर हेमंत के साथ रहने दिया। जब चंदन स्टडी रूम में घुसा तो हेमंत स्टैंड के सामने खड़ा था और अपने लिए विस्की का एक ग्लास भर रहा था। हमने उसे बता दिया, चंदन ने सोफे पर बैठते हुए अभिवादन के तौर पर कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हेमंत 2 ग्लास लेकर सोफे की तरफ वापस आया। तुमने सही किया, उसने बस इतना ही कहा और एक ग्लास चंदन की तरफ बढ़ा दिया। वह इतना रोई कि आखिरकार सो गई। चंदन ने ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया और एक ही घूंट में पी गया, जिससे एक और गहरी आह निकली। शराब गटकने के बाद उसने अपने सिरदर्द को कम करने के लिए माथे की मालिश की। वह जाना नहीं चाहती थी और अदिति भी बहुत अनिच्छुक थी, उसने उदास होकर कहा। लेकिन जयश्री कौशल को जानने के बाद अगर हम उसे कोई और प्रस्ताव देने की कोशिश करते तो वह इसे जाने नहीं देती। अगर इससे तुम्हें बेहतर महसूस होता है तो नीना को सप्ताह के दिनों में कौशल परिवार के घर भेजना कहीं बेहतर है। आखिरकार नीना लगभग पूरे दिन स्कूल में रहेगी। इससे उसे पुराने माहौल को बनाए रखते हुए नए माहौल में ढलने में मदद मिलेगी। चंदन ने हेमंत की ओर देखा लेकिन थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। हेमंत, तुम सच में ठीक हो? इससे तुम्हें नीना के लिए अफसोस नहीं होता? थोड़ा सा। हेमंत, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा अफसोस है? चंदन ने त्योरी चढ़ाए। नीना तुम्हारी भी भतीजी है। तुम दोनों पहले घुलमिल जाते थे। क्या यह इसलिए बदल गया क्योंकि वह बेदी नहीं है? हम कभी घुलमिल नहीं पाए, लेकिन मैंने उसे एक अच्छी बच्ची के रूप में देखा जरूर। हेमंत सीधा था, हालांकि वह जानता था कि इससे चंदन को निराशा हो सकती है। मुझे उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वह सच में एक अच्छी बच्ची है तो वह आखिरकार जयश्री कौशल का दिल पिघला देगी, ठीक वैसे ही जैसे पायल ने किया था। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें समझता हूं क्योंकि मैं माता पिता नहीं हूं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से हर कोई महसूस करेगा कि यह फैसला सबसे अच्छा था। न केवल बड़ों के लिए बल्कि नीना के लिए भी, उसने जोड़ा। चंदन ने अपना मुंह खोला लेकिन उसने उसे फिर से बंद कर दिया। वह हेमंत को सबसे ज्यादा जानता था और इसलिए बहस करने का कोई फायदा नहीं था। ऐसा नहीं था कि हेमंत कोई बेतुकी बात कर रहा था। खैर, चंदन ने अपना गला साफ किया और विषय बदल दिया। नीना की मां के बारे में जांच कैसी चल रही है? मैंने तुम्हें बताया था कि जयश्री कौशल को मामले के बारे में कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। जयश्री से कई बार मिलने के बाद चंदन को यकीन था कि जयश्री को बच्चे की अदला बदली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर जयश्री को जरा भी पता होता तो वह नीना की कस्टडी भी नहीं मांगती और अपनी भतीजी को आराम और ऐशो आराम की जिंदगी जीने देती। इस बार हेमंत ने आह भरी। अफसोस की बात है, जांच एक गतिरोध पर पहुंच गई है। कोई बात करने को तैयार नहीं है और ज्यादातर सबूत किसी निष्कर्ष के लिए काफी नहीं है। सब कुछ साफ है, जिससे मुझे यह भी पता चलता है कि यह किसी के द्वारा बनाई गई एक विस्तृत योजना है। धत्तेरे की, चंदन ने फुसफुसाते हुए कहा क्योंकि ग्लास पर उसकी पकड़ कस गई थी। अगर बच्चे की अदला बदली न हुई होती तो उनका परिवार इतनी दुविधा में न होता। पायल को दूसरे घर में नहीं रहना पड़ता और उन्हें नीना का दिल तोड़ने की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। हालांकि मुझे पता चला कि जयश्री कौशल नीना की मां से इतनी नफरत क्यों करती थी। इस टिप्पणी ने फिर से चंदन का ध्यान खींचा। यह ज्यादा विस्तृत नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी परिवार की गतिशीलता का अंदाजा लग जाएगा। रस्तोगी परिवार पहले उच्च मध्यम वर्ग का हुआ करता था, जिनके केवल 2 बच्चे थे, जयश्री और उसका बड़ा भाई जयंत। उनके माता पिता ने अपने बच्चों के भविष्य की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत की। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे जयंत और जयश्री को काफी बाद के चरण में पाया था। उनके बेटे जयंत के कॉलेज में प्रवेश करने के 2 साल बाद वह अचानक अपनी गर्भवती प्रेमिका के साथ घर आ गया, हेमंत ने बताया।
चूंकि जयंत की प्रेमिका पहले से ही गर्भवती थी, माता पिता के पास उसे घर में स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले तो परिवार के लिए सब कुछ ठीक और शांतिपूर्ण चल रहा था, जब तक कि जयंत की प्रेमिका का गर्भपात नहीं हो गया। फिर भी रस्तोगी परिवार उसे घर में रहने देने के लिए काफी दयालु था। रस्तोगी युगल उसे वापस स्कूल भेजने के लिए काफी दयालु थे, क्योंकि वह अब गर्भवती नहीं थी। हालांकि उसके ठीक 1 साल बाद घर से चीजें गायब होती रहीं और जल्द ही पैसे भी गायब होने लगे। चंदन ने त्योरी चढ़ाए, उसने उनसे चोरी की। यह सुनिश्चित नहीं है कि वह अकेली थी या जयंत भी इसमें शामिल था, लेकिन मैंने जो सुना उसके अनुसार जयंत कुछ बुरे लोगों के साथ जुड़ गया था। मैंने यह भी सुना, जब बूढ़े युगल को पता चला कि नीना की मां स्कूल भी नहीं जा रही थी और जयंत जुए में शामिल हो गया था, तो उसकी मां को गुस्से के कारण दिल का दौरा पड़ गया, हेमंत ने आगे कहा। चूंकि वह तब बूढ़ी थी, इसलिए वह कुछ ही दिनों बाद मर गई। जयश्री को अपने पिता की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन अपनी पत्नी के जाने के कारण वह भी जल्दी ही चल बसे। जयंत सबसे बड़ा था और उसे स्वाभाविक रूप से घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। जुए की लत और एक ऐसी महिला जो उसका समर्थन करती थी, दोनों ने जल्द ही दिवंगत युगल की बचत को खत्म कर दिया। मैंने जो सुना उसके अनुसार नीना की मां ने जयश्री के कॉलेज फंड तक चुरा लिए थे, जिससे परिवार में एक बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन पैसा चले जाने के बाद जयश्री के पास रुकने और अपना खर्च चलाने के लिए नौकरी खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सब कहते हुए हेमंत को जयश्री के लिए थोड़ा अफसोस हुआ। जब उसने यह सब सुना तो उसे किसी हद तक एहसास हुआ कि जयश्री ऐसी क्यों थी। दिवंगत युगल के मरने के ठीक 1 साल बाद जिस घर को उन्होंने संजोया था और जिसे बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, उसे भी बेच दिया गया। उनके बच्चे, जिनका एक उज्जवल भविष्य था, एक अलग राह पर चल पड़े थे। जयंत अपनी छोटी बहन को पैसे के लिए परेशान करता रहा, जब तक कि जयश्री को एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसकी रक्षा कर सके। चंदन को कहानी बताने के बाद हेमंत की आवाज के बाद चुप्पी छा गई। तो फिर जयश्री नीना की मां से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्या यह सिर्फ कॉलेज फंड था? उसने जो कुछ भी सुना था उसमें नीना की मां की इन सब में भागीदारी जयंत की तुलना में बहुत कम थी, क्योंकि यह नीना की मां थी जिसने जयंत को बहकाया। वही उसके कानों में फुसफुसाती थी और यहां तक कि वही व्यक्ति थी जिसने परिवार से चोरी की। या ऐसा ही कथित तौर पर सच था। हेमंत ने कंधे उचकाए। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परिवार को जानने वाले लोगों ने कहा कि वह वास्तव में जुए की लत वाली थी और जयंत ने केवल इसलिए उसका साथ दिया क्योंकि उसे पहले गर्भपात के कारण दुख था। वह भयानक लगती है, चंदन ने दबी आवाज में कहा। लेकिन नीना ऐसी नहीं है। हेमंत ने अनावश्यक टिप्पणी करने से परहेज किया। मुझे उम्मीद है वह हेमंत को गलत साबित करेगी, क्योंकि अगर हेमंत सही था तो चंदन और अदिति को चोट पहुंचेगी। अगला दिन आ गया और नीना स्कूल नहीं आए। बच्चों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उन्होंने अपनी सुबह सामान्य रूप से बिताई। जहां तक पायल की बात है, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसके माता पिता ने नीना को खबर दे दी होगी। वैन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, क्या यह ठीक है? अगर एक चीज थी जिसके बारे में पायल चिंतित थी तो वह हर स्थिति का कारण और प्रभाव था। जितना संभव हो सके वह केवल उन चीजों को बदलना चाहती थी जो भविष्य में उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। और भले ही यह उसे प्रभावित करे, वह चाहती थी कि यह उसके पक्ष में हो। लेकिन यह पायल इतनी निश्चित नहीं थी। मेरे पहले जीवन में मेरे माता पिता ने उसे दूर नहीं भेजा क्योंकि चाची जयश्री एक और मुंह नहीं पालना चाहती थी। लेकिन चूंकि चाची जयश्री अब वित्तीय समस्याओं की कमी के कारण थोड़ी बदल गई है, वह ऐसा कर रही है। उसके प्यारे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। हालांकि मैं चिंतित हूं, चाची जयश्री ने अपना वादा निभाया और समझौता किया। केवल यही पायल के लिए उसकी नटखट और थोड़ी कपटी चाची की सराहना करने के लिए काफी था। समझौता करना कुछ ऐसा था जो जयश्री कभी नहीं करती, लेकिन उसने पायल की खातिर किया। पायल के विचार तब रुक गए जब उसने महसूस किया कि एक जोड़ी आंखें लगातार उस पर पड़ रही है। जब वह मुड़ी तो उसने सौरभ को झांकते हुए देखा और फिर उसने नजरें हटा ली। उसकी त्योरी उठी और उसकी आंखें उस बैग पर पड़ी जिसे वह गले लगाए हुए था। वह कल से और आज सुबह भी शांत है। क्या वह अभी भी दुखी है? अचानक अर्णव की दुर्लभ आवाज घनी हवा को चीरती हुई आए। पायल, क्या तुमने कल जो क्विज छूट गई थी उसकी समीक्षा की? हाँ। पायल ने अपने भाई की ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने नहीं की। तुमने नहीं की? उसने त्योरी चढ़ाई, यह सोचकर कि पायल आत्मसंतुष्ट हो रही है क्योंकि वह पहले से ही होशियार थी। पायल ने एक मुस्कान बनाए रखी। लेकिन हम पहुंचते ही मैं समीक्षा करूंगी। क्विज छुट्टी के बाद है। मेरा दिमाग दबाव में बेहतर काम करता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्णव ने चुपचाप उसकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति का आकलन किया और फिर दूर देखा, एक और शब्द भी नहीं कहा। यह देखकर कि अर्णव ने बातचीत छोड़ दी, पायल ने अपनी आंखें वापस सौरभ के बैग की ओर कर ली।
क्या वह आज अतिरिक्त वर्दी लाया है? उसने सोचा, याद करते हुए कि उसने उसे अस्पताल छोड़ने से पहले कहा था कि उसे अब अतिरिक्त लाने की जरूरत नहीं है। जब वह उसे घूर रही थी, सौरभ घबराकर वापस देखे बिना नहीं रह सका। क्या? वह हकलाया। उसकी आवाज में अजीबपन ने अर्णव का भी ध्यान आकर्षित किया। तुम मेरे बैग को क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि अंदर क्या है। सौरभ ने सहज रूप से उसके बैग की ओर देखा और वही सोचा। क्या तुम देखना चाहती हो कि मेरे बैग में क्या है? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारा देखने दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्णव, तुम मेरे बैग में क्या देखना चाहते हो? पायल ने अपने बैग को अपने शरीर के और करीब कर लिया। वह आज कुछ कीमती स्नैक्स लाई थी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बैग में क्या है वह देखना चाहती हूँ। मैं बस सोच रही हूँ। इसमें बस किताबें और नोट्स और कुछ चीजें हैं, सौरभ ने कहा। मुझे भी उत्सुकता है कि तुम्हारे बैग में क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उत्सुक था कि क्या वह अपने हथियार फिर से ला रही थी। चूंकि कल जो हुआ वह बहुत परेशान करने वाला था, सौरभ डर रहा था कि ज़ीशान कपूर ने जिस किसी को भी निम्न वर्ग का समझा उसे उस पर हमला करने के लिए इकट्ठा कर लिया होगा। अगर वह पूरी तरह से लैस होती तो कहीं बेहतर होता। मेरे बैग में कुछ चीजें हैं, वे बताने के लिए बहुत ज्यादा थी। सौरभ ने उसके चेहरे का अध्ययन किया और सिर हिलाया। ठीक है, अब जब तुम्हें पता है कि मेरे बैग में क्या है और मुझे पता है कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो अब घूरना बंद करो। कंजूस। उसने अपने चेहरे से भटके हुए बालों को फूंक कर हटाया। सौरभ और पायल ने जल्दी से एक दूसरे से नजरें हटा ली और अपनी तरफ की खिड़कियों को घूरने लगे। अर्णव, जो उनके पीछे बैठा था, उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। अभी यह बैग वाली बात क्या थी? वे एक दूसरे के बैग के अंदर क्या है, इसे लेकर इतने उत्सुक क्यों थे? अर्णव ने दोनों के बीच नजरें घुमाई, अब यह महसूस करते हुए कि सौरभ जानबूझकर उसे परेशान नहीं कर रहा था। हालांकि सौरभ की आवाज में यह अजीब सतर्कता थी, लेकिन वह हमेशा की तरह निराशा या गुस्सा लिए हुए नहीं लग रहा था। क्या उनके बीच कुछ हुआ है? उसने सोचा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अर्णव के पास ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी जरूरी मामले थे। जल्द ही उनकी वैन ड्रॉप ऑफ क्षेत्र पर पहुंच गई जो स्कूल के बाहर था। सामान्य तौर पर छात्रों को उनके संबंधित इमारतों के ठीक सामने उतारा जाता था। अकादमी में एक बड़ा रास्ता था जिसमें हर इमारत तक पहुंचने के लिए कई रास्ते थे। हालांकि वेदी बच्चे अंदर के ट्रैफिक से बचने के लिए और साथ ही उनके लिए एक तरह के व्यायाम के रूप में गेट के बाहर उतरते थे। तो जैसे ही वे बाहर निकले, तीनों चुपचाप पगडंडी पर चले, उन कारों के पास से गुजरते हुए जो कछुए की गति से चल रही थी। चूंकि पायल, सौरभ और अर्णव की कक्षाएं अलग अलग इमारतों में थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वे आखिरकार अलग हो जाएंगे। हालांकि उसके दुख के लिए, जब वे छोटे से चौराहे पर पहुंचे तो अर्णव और सौरभ अभी भी उसके पीछे चल रहे थे। वह रुकी और उनकी ओर देखा। पहले भाई, तीसरे भाई, आपकी इमारत वहां है। मैं तुम्हें तुम्हारी इमारत तक पहले छोड़ देता हूं, अर्णव ने लापरवाही से कहा। मुझे स्कूल का मुख्य बुलेटिन भी देखना है। मैं भी, सौरभ ने आवाज लगाई। मैं तुम्हें तुम्हारी इमारत तक पहले छोड़ देता हूं। मेरी क्लास तुम्हारी इमारत के ठीक बगल में है, इसलिए मैं बुलेटिन देखना चाहता हूं। पायल पलक झपकाए और पलक झपकाए समझ में सिर हिलाया। उसने परेशान नहीं किया और बस कंधे उचकाए। ठीक है। पायल ने एक बड़ी छलांग लगाई, जिससे उनसे एक बड़ी दूरी बन गई। अगर उनके बीच पर्याप्त दूरी थी तो दूसरे सोचेंगे कि वे बस एक ही दिशा में चल रहे थे। वह इन लड़कों पर उस स्पष्टीकरण का बोझ नहीं डालना चाहती थी जो उन्हें तब देना पड़ता जब कोई पूछता। पायल बड़ी छलांग लगाती और अपने भाइयों के बीच की दूरी को बढ़ाती रही। जल्द ही अर्णव ने देखा कि वह दूर होती जा रही थी। क्या वह स्कूल जाने के लिए इतनी उत्साहित है? उसने सोचा। या क्या वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह हमारे साथ चलते हुए नहीं दिखना चाहती? अर्णव ने बाद वाले विचार पर त्योरी चढ़ाई, यह मानते हुए कि पायल उनसे शर्मिंदा थी। जहां तक सौरभ की बात है, वह ठीक था जब तक पायल उसकी नजर में थी। वह बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अपनी इमारत तक सुरक्षित पहुंच जाए। कौन जानता था, ज़ीशान कपूर ने अपने माता पिता को बता दिया होगा और स्कूल के कर्मचारी शायद उसे ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहे होंगे। सौरभ वहां रहना चाहता था ताकि वह सभी को सच्चाई बता सके। लेकिन जैसे ही वे इमारत के पास पहुंचे, उन तीनों ने कुछ छात्रों को स्कूल के मुख्य बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर झुंड में देखा। क्या हो रहा है? पायल उत्सुक थी और छात्रों के पास पहुंची। चूंकि वह छोटी थी, इसलिए उसे भीड़ में से खुद को धकेलना पड़ा जब तक कि वह पहली पंक्ति तक नहीं पहुंच गई। ऊपर देखते हुए पायल ने त्योरी चढ़ाई और स्कूल का बुलेटिन पढ़ा। यह पिछले सेमेस्टर के शीर्ष छात्रों का परिणाम था। इसमें स्टार सेक्शन की रैंकिंग और उन छात्रों के नाम थे जिन्होंने अपनी कक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया था।
शुरुआत में पायल के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन छात्रों की दबी हुई गपशप सुनकर उसे आखिरकार हलचल समझ में आए।